बहुत लंबा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार चला और अब हम उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। वाराणसी में हम आज मौजूद हैं और एनडीए के एक बहुत अहम सहयोगी अपना दल सोनेलाल से हमारे साथ मौजूद है अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया जी, अभी आपकी सीट पर तो मतदान होना बाकी भी है और आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के लिए समय निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया ने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया। अनुप्रिया जी, ये कहा जाता है कि चाय वाला चाय तो अच्छी बना लेगा, लेकिन चाय अच्छी बनाने के बाद उसके लिए एक अच्छा कप प्लेट भी चाहिए ताकि चाय का मजा आए। हमारे पास भी कप प्लेट मौजूद है और एनडीए में हमारे दर्शकों को बता दें कि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कप प्लेट है। तो चाय के लिए कप प्लेट जरूरी है और कप प्लेट के लिए चाय जरूरी है। और पूर्वांचल की ये जो सीटें हैं जहां मतदान होने वाला है, इनके लिए भी ये कहा जाता है कि ऐसे ही एक दूसरे के पूरक हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, चाय के लिए कप प्लेट और कप प्लेट के लिए चाय। तो मोदी जी की चाय के लिए अपना दल का कप प्लेट, और शायद यही भावना है। इसके लिए हमारा ये जो गठबंधन है आज 5वां चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहा है। और पूर्वांचल खास तौर से अब अंतिम चरण में हमारे पूर्वांचल की कई सीटें हैं और इस बार पूर्वांचल में आप देखिएगा कि जितनी भी सीटें हम लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे और भी सहयोगी साथ में हैं। हमारे साथ निषाद पार्टी भी है, सुभाषपा भी है। तो ये सबके साथ आने से एक जो ताकत बन रही है वो बहुत बड़ी बन रही है। एक ये भी फैक्टर है जिसके कारण मैं कह रही हूँ कि पूर्वांचल में प्रदर्शन एनडीए का बहुत बेहतरीन रहेगा। और इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि पूर्वांचल को हमेशा तमाम राजनीतिक दलों ने एक राजनीतिक चारागाह के रूप में उपयोग किया। हमारी सरकार आई तो हमने पूर्वांचल में विकास को बहुत तवज्जो दी और देश के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरीके से मोदी सरकार की दृष्टि केंद्रित रही और हमारा ये पूर्वांचल का हिस्सा भी उसके तहत लाभान्वित हुआ है। तो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तमाम योजनाएं परियोजनाएं सरकार के कार्यक्रमों का लाभ आम जनमानस तक पहुंचा है। इसके चलते आम मतदाता जो पूर्वांचल का है उसने अपने जीवन में एक बदलाव महसूस किया है और हमारे गठबंधन को वो पसंद भी कर रहा है और हमारे गठबंधन के लिए वोट भी करने जा रहा है। क्योंकि अब मैं जब आपकी सीट के बारे में भी और यहाँ के बारे में कुछ रिसर्च करी थी तो मैंने देखा और पाया कि 1952 के बाद से मिर्जापुर में किसी ने भी हैट्रिक नहीं लगाई है। एक साथ 3 बार चुनाव जीते और आप उस हैट्रिक के मुहाने पर खड़ी हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये बदलेगी जो ट्रेडिशन अभी तक रही है या बरकरार रहेगी? देखिए, कोई अच्छी परंपरा तो मैं इसे नहीं मानती कि किसी को मौका तीसरी बार ना मिले। मुझे लगता है कि मौका देना या ना देना ये निर्भर करता है कि जो भी प्रत्याशी बनकर आया, जिसको भी जनप्रतिनिधि आपने चुना, क्षेत्र की सेवा का जिसको भी अवसर मिला, उसने इवेंचुअली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करने के लिए क्या किया। तो मैं 2014 में लड़ी थी, मेरे मिर्जापुर के मतदाताओं के लिए नई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बड़े मार्जिन से जिताया था। 2019 में लड़ी, मैंने कुछ काम किया, लोगों को पसंद आया और भी बड़े जीत के अंतर से मुझे संसद भेजा। और अब तो मेरा 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 10 साल में मिर्जापुर विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है। मिर्जापुर में आपने भी बताया भी, और 10 साल क्योंकि आप यहाँ से प्रतिनिधि रह चुकी हैं, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि हाईलाइट हैं इन 10 सालों के, जिनके आधार पर लोग एक बार फिर आपको चुनेंगे? तो वो कौन से 10 सालों के दौरान आपने अहम काम किए मिर्जापुर के लोगों के लिए? 10 साल पहले जब मिर्जापुर में मैं आई 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने, मिर्जापुर की गिनती एक अत्यंत पिछड़े जिले में होती थी और शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, कहीं कुछ भी नजर नहीं आता था। मैंने यहाँ लोगों के बीच में समय बिताया, उनकी अभिलाषाओं को समझा, उनकी क्षेत्र की क्या अपेक्षाएं हैं उसको समझा और इन 10 वर्षों में मैंने काफ़ी प्रयास किया। और यहाँ पे इन वर्षों में मैं कहूँ कि मेडिकल कॉलेज जो कभी नहीं था वो आया। यहाँ पर 50 बेड के आयुष अस्पताल की भी मैंने स्थापना करवाई। फिर यहाँ पर ज़िला अस्पताल के अंदर एक हमारी सरकार योजना लेके आई कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें हम PPP मोड पर डायलिसिस सेंटर्स खोलेंगे। वो डायलिसिस सेंटर भी यहाँ पर खुला।